हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लासेज के अंदर स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता अनुसूची है वो क्या होती है। और इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंदर गिरावट क्यों आती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एमईसी क्या होती है। इसको हम अपने पहले के वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इरविन फिशर ने 1930 के अंदर दिया था। लेकिन इस सिद्धांत को जो है या ये जो शब्द है, इस शब्द का जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अपने रोजगार के सिद्धांत के अंदर शामिल करने का श्रेय केन्ज को जाता है। तो केन्ज ने अपने रोजगार सिद्धांत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट को काफ़ी महत्व दिया था और इन्वेस्टमेंट को निर्धारित करने वाला जो एक फैक्टर है वो एमईसी भी है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होती है वो कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके परिणाम स्वरूप वो जो है पूंजी लगाता है। उस पूंजीगत जो इकाई के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो उसने ट्रैक्टर खरीदा हो, चाहे गाड़ी खरीदी हो, चाहे कोई फैक्ट्री लगाई हो, चाहे कोई मशीन उसने खरीदी हो, उसकी पूरी लाइफ के दौरान उसको जिस प्रतिशत से लाभ मिलने की संभावना है उसी को ही हम जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। यानी निवेश की गई पूंजी से जो लाभ प्राप्ति की संभावित दर है वही जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अनुसूची या टेबल क्या है, या जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता अनुसूची है उसका दूसरा नाम है निवेश मांग अनुसूची भी है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता अनुसूची हम एक ऐसी अनुसूची के रूप में देखते हैं जिसके अंदर जो निवेश के जो अलग अलग स्तर होते हैं उन निवेश के अलग अलग स्तरों के अंतर एमईसी के लेवल को दिखाया जाता है। यानी ये हमें पता है कि निवेश के जो अलग अलग स्तर होंगे उस अलग अलग स्तर के ऊपर जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो अलग अलग होगी। तो अलग अलग स्तरों के ऊपर निवेश के जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का लेवल है उसको जब हम एक साथ दिखाते हैं एक टेबल के अंदर तो उसको हम जो है निवेश मांग अनुसूची या पूंजी की सीमांत उत्पादकता अनुसूची का नाम देते हैं। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अनुसूची है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि भी निवेश की मात्रा और जो एमईसी है उसके अंदर ऋणात्मक संबंध होता है। अब ऋणात्मक संबंध का मतलब क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो है एमईसी है उसमें गिरावट आएगी, और अगर इन्वेस्टमेंट की मात्रा कम की जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप एमईसी के अंदर बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार निवेश और एमईसी की जो मात्रा है उनके अंदर हम जो है ऋणात्मक संबंध को देखते हैं। आगे एमईसी तालिका क्या है वो आप देखिए, और इसके अंदर हमने जो है एक कॉलम के अंदर इन्वेस्टमेंट लिया है और दूसरे कॉलम के अंदर हमने एमईसी लिए यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता को लिया है। जब एक व्यक्ति 50, आप इसको लाख मान लीजिए, आप इसको करोड़ मान लीजिए, जब एक व्यक्ति 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो प्राप्त होती है, यानी संभावित लाभ की दर है वो 12% है। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 50 से 100 होता है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होकर के 9% हो जाती है। इसके अलावा जब आगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 200 होता है तो आप यहाँ पर देखिए निवेश में और गिरावट आ जाती है, निवेश में बढ़ोतरी के साथ एमईसी में गिरावट आ जाती है और एमईसी जो है वो कम होकर के 6% रह जाती है। जब इन्वेस्टमेंट और बढ़ करके 400 होता है तो एमईसी के अंदर गिरावट आ जाती है, एमईसी जो है 5% हो जाती है। और जब इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ करके 600 होता है तो उस समय जो है एमईसी के अंदर और गिरावट आकर के एमईसी 2% रह जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंदर कमी आती जा रही है। तो ये जो है हमारे पास में जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता अनुसूची है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो है निवेश की मात्रा और एमईसी के बीच में संबंध को दिखाती है। अब इसी चीज को आप रेखा चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो ओ एक्स एक्स के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट लेंगे और ओ वाई के ऊपर हम एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो अब आप देखिए शुरू के अंदर
जब MEC OR है तो उस अवस्था के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो OI है। यानी जब OR MEC है तो एक व्यक्ति जो OI इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होता है। दूसरी अवस्था में आप देखिए जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ करके OI 1 हो जाता है, आप देखिए यहाँ पर, तो उसके कारण जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है उसके अंदर गिरावट आती है, और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो OR से कम होकर के OR1 हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ साथ जो है MEC के अंदर गिरावट आती है, और ये जो MEC वक्र है ऊपर से नीचे की तरफ बाएं से दाएं गिरता हुआ है, जो ये दिखा रहा है कि भी MEC तथा इन्वेस्टमेंट के अंदर ऋणात्मक संबंध है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो MEC कम होगी, अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो MEC में बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार ये हमारा MEC वक्र है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, जो ये दिखाता है कि MEC तथा इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट और MEC के अंदर जो है ऋणात्मक संबंध है। अब हम ये जानते हैं कि भी जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो MEC गिरती क्यों है, यानी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से संभावित जो लाभ की दर है उसमें कमी क्यों आती है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे MEC कम हो जाएगी, और MEC के कम होने के जो कारण है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला, उत्पादन लागत में वृद्धि। जब हम निवेश करते हैं तो हमें पता है कि निवेश करेंगे तो हम जो उत्पादन के साधन है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इनकी मांग बढ़ेगी, और जब भूमि, श्रम, पूंजी इनकी मांग बढ़ती है तो उसकी वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी, और उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ने का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो है MEC है उसमें कमी आएगी। इसी प्रकार से जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो साधनों के साथ साथ में जो गैर साधन आगत है, जिसके अंदर कच्चा माल है, ऊर्जा के संसाधन है, यातायात के संसाधन है, इन सभी की जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो इनकी मांग बढ़ने से इनकी भी कीमतें बढ़ने लगेंगी, और जब इनकी कीमत बढ़ेगी तो इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर वृद्धि होगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसके कारण जो है MEC के अंदर गिरावटें आती है। तो यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है, हमें वो बताना है कि भी जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे वैसे लागत क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब लागत बढ़ेगी तो डेफिनेटली MEC के अंदर गिरावट आएगी, क्योंकि MEC और लागत के अंदर जो है ऋणात्मक संबंध होता है। अगर लागत बढ़ती है तो MEC कम होती है, अगर लागत कम होती है तो MEC के अंदर वृद्धि होगी। तो पहला जो कारण है MEC के गिरने का वह उत्पादन की लागत में वृद्धि इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने के कारण। दूसरा है पूर्ति बढ़ने से कीमत में गिरावट आती है। यह भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो सीधा सा प्रोडक्शन के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति बढ़ने लगेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब इनकी किसी भी वस्तु और सेवा की अगर सप्लाई बढ़ती है तो फिर उसकी कीमत में कमी आने लगेगी। अब कीमत में कमी आने का कारण ये है कि जब इन्वेस्टमेंट किया गया तो लोगों की इनकम बढ़ गई, लेकिन लोगों की जो MPC होती है वो इकाई से कम होती है, यानी जितनी लोगों की इनकम बढ़ी उसके मुकाबले लोग जो कंजप्शन के ऊपर कम खर्च करते हैं। इसका मतलब डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम होने का मतलब क्या है, वस्तु की जो कीमत है उसमें कमी आएगी। तो इस प्रकार से वस्तुओं की पूर्ति बढ़ने की वजह से कीमत गिरती है, और कीमत गिरने से MEC के अंदर गिरावट आती है। नेक्स्ट देखिए आप, स्थानीय सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। जिस स्थान के ऊपर प्रोडक्शन किया जाता है उस स्थान के ऊपर बहुत सारी जो सेवाएं होती है उन सेवाओं का प्रयोग उत्पादन की क्रिया में किया जाता है, चाहे वो यातायात के साधन हो, चाहे वो संचार के साधन हो, चाहे बिजली के साधन हो, चाहे पानी। इन जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है तो इन सभी सेवाओं की जो है मांग बढ़ने लगती है, और मांग बढ़ने की वजह से इन सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगेंगी, और जब इन सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगेंगी तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर को लाभ कम होगा, और लाभ कम होने का मतलब क्या है, MEC में गिरावट आएगी। आगे उत्पादकता में कमी। निवेश के बढ़ने से जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है तो सीमांत उत्पादकता कम होती चली जाएगी। जो लेबर है, लेबर की जो सीमांत उत्पादकता है उसमें कमी होती चली जाएगी, यानी हर अगली इकाई जब प्रोडक्शन के अंदर प्रयोग की जाएगी इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप, तो उस उत्पादन के साधन की जो है उत्पादकता है वो कम होती चली जाएगी, और उत्पादकता कम होने की वजह से जो है MEC है वो कम होने लगती है। तो इस प्रकार MEC के एक जो गिरावट का कारण ये कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के कारण जो है उत्पादकता में कमी आती है, और सीमांत उत्पादकता जब कम होगी तो उसकी वजह से MEC में भी गिरावट आएगी।
आगे एमईसी और ब्याज दर के अंदर क्या संबंध होता है। इससे पहले वाला हमने जो टॉपिक किया था वो ये था कि किस वजह से एमईसी के अंदर गिरावट आती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एमईसी और ब्याज दर के अंदर क्या संबंध है। परंपरावादी जो रोजगार का सिद्धांत था उसके अंदर जो है ब्याज दर को ज़्यादा महत्व दिया गया था, क्योंकि परंपरावादियों ने माना था कि भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना आवश्यक है अगर पूर्ण रोजगार को बनाए रखना है तो, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन केंज ने जो है अपने सिद्धांत के अंदर ये माना कि जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है ब्याज की दर के साथ साथ एमईसी के ऊपर भी निर्भर करता है। यानी केंज के सिद्धांत के अंदर ब्याज दर और एमईसी दोनों को ही जो है वो महत्व दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति जो है निवेश करता है तो निवेश करते समय वो केवल ब्याज की दर को ध्यान में नहीं रखता, वो जो है एमईसी को भी साथ में देखता है। वो एमईसी और ब्याज की दर के अंदर तुलना करेगा। अब मान लीजिए कि भी आपको जो है 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ऋण मिल रहा है, उधार मिल रहा है, लेकिन आपके लिए जो प्रॉफिट है वो शून्य है। तो आप 1% ब्याज की दर के ऊपर उधार लेकर के भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट है वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी अवस्था में आप देखिए, अगर आपको 5% ब्याज की दर के ऊपर जो है ऋण मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर एमईसी जो है वो 10% है, यानी आपको जो लाभ प्राप्ति की दर है वो 10% है। तो ऐसे में आप 1% ब्याज दर की दर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, लेकिन ब्याज की दर अधिक है, 5% है, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको 5% के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से 10% लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट करते समय एमईसी तथा रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के अंदर कंपेरिजन करता है। देखिए वो कैसे कंपेरिजन करता है। सबसे पहली अवस्था है कि अगर एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है तो एक निवेशक है वो निवेश के संबंध में तटस्थ होगा, यानी वो निवेश कर भी सकता है और निवेश नहीं भी कर सकता, दोनों ही डिसीजन ले सकता है वो, निवेश करने का भी और निवेश नहीं करने का भी। क्योंकि अगर वो निवेश करता है तो भी उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी करता है तो भी उसके लिए नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति है। तो ऐसी अवस्था के अंदर यहाँ पर जो अनिश्चितता रहेगी कि व्यक्ति निवेश करेगा या नहीं करेगा, हम जो है श्योरली कुछ नहीं कह सकते। दूसरी कंडीशन देखिए, जब एक व्यक्ति के लिए एमईसी अधिक है और ब्याज की दर है वो कम है, तो ऐसे में एक व्यक्ति को जो लाभ की दर है, क्योंकि एमईसी हम जो संभावित लाभ की दर मानते हैं, संभावित लाभ की दर है वो ब्याज की दर से अधिक है, ऐसी अवस्था के अंदर एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा। और एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट तब तक बढ़ाता चला जाएगा जब तक कि एमईसी कम होकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर ना हो जाए। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर एमईसी कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, और इन्वेस्टमेंट को तब तक कम करता जाएगा जब तक एमईसी बढ़ करके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर ना हो जाए। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट और एमईसी के अंदर ऋणात्मक संबंध होता है। तो जब दूसरी अवस्था है, जब एमईसी अधिक है, तो ऐसे में एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से एमईसी कम होगी और एमईसी कम होकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर आ जाएगी, तो वो संतुलन की अवस्था होगी। और तीसरी जो अवस्था है जिसके अंदर एमईसी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, तो उस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कम करेगा, और इन्वेस्टमेंट और एमईसी में ऋणात्मक संबंध है। तो जब एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है तो उसके कारण एमईसी जब बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब एमईसी बढ़ेगी तो बढ़ती बढ़ती वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगी, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगी तो एक व्यक्ति, एक निवेशक है जो उस अवस्था के अंदर संतुलन की अवस्था में होगा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति निवेश करते समय केवल ब्याज की दर को ध्यान में नहीं रखता, बल्कि वो एमईसी को भी ध्यान में रखता है। क्योंकि अल्पकाल के अंदर जो है ब्याज की दर अगर स्थिर है, तो ऐसी अवस्था में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एमईसी को ध्यान में रख करके किया जाता है। अब हम इसी चीज़ को टेबल के द्वारा देखते हैं। एक तरफ हमने जो है सप्लाई प्राइस लिया है, पूर्ति कीमत ली है, दूसरी तरफ हमारे पास में जो है वो वार्षिक आय है, यानी एक व्यक्ति को जो है वो कितनी आय प्राप्त होने की संभावना है, अनुमानित आय जिसको हम बोलते हैं। और तीसरी जो कॉलम है उसके अंदर हमने एमईसी लिया है, चौथे कॉलम के अंदर जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, और पांचवें कॉलम के अंदर हमने लिया है कि भी इस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं करेगा, तो उसको हम देखते हैं। तो इसमें हम जो है केवल कंपेयर करते हैं। आप बाकी दोनों चीज़ें छोड़ दीजिए कि पहली अवस्था में जो है पूर्ति कीमत है वो 5,000 रुपये है, सॉरी 50,000 रुपये है,
वार्षिक आय उसको 5,000 रुपये प्राप्त होने की संभावना है। और ऐसे में आप देखिए MEC 4% है और ब्याज की दर है वो भी 4% है, यानी दोनों इक्वल है। जब MEC और ब्याज की दर इक्वल होते हैं तो एक व्यक्ति न्यूट्रल रहता है निवेश के मामले में, यानी वो निवेश कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। दूसरी अवस्था में देखिए सप्लाई प्राइस 60,000 रुपये है, वार्षिक आय 50,000 रुपये है, 5,000 रुपये है और MEC जो है यहाँ पर 5% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है, यानी लाभ की दर वो ज़्यादा है ब्याज की दर की तुलना में। तो ऐसी अवस्था के अंदर एक निवेशक है वो निवेश को बढ़ाने का निर्णय लेगा, यानी इस अवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो है जब एक वस्तु की जो सप्लाई प्राइस है वो 70,000 रुपये है, तो उस अवस्था में आप देखिए अगर वार्षिक आय 5,000 रुपये है, MEC 4% है और ब्याज की दर है वो 5% है, तो ऐसी अवस्था के अंदर एक इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए MEC है वो कम है ब्याज दर की तुलना में। तो ऐसे में ये जो है निवेश को कम करने की तरफ जो है वो इशारा करती है। तो इस प्रकार हम इस तालिका से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है निवेश करते समय किस प्रकार से MEC और ब्याज दर की तुलना करके जो है निवेश संबंधी निर्णय करता है। नेक्स्ट निवेश मांग वक्र। निवेश मांग वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो निवेश के उन विभिन्न स्तरों को दिखाता है जिन पर MEC और ब्याज की दर बराबर होते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भी निवेश के संतुलन को दिखाता है, क्योंकि निवेश का संतुलन कहाँ पर होगा ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। निवेश का संतुलन जो होता है उस बिंदु के ऊपर होता है जहाँ पर ब्याज की दर और MEC जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर MEC ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उस अवस्था में क्या होगा, निवेश में वृद्धि होगी और निवेश में तब तक वृद्धि होती चली जाएगी जब तक MEC कम होकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर ना हो जाए। और अगर MEC कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उस अवस्था के अंदर निवेश में कमी की जाएगी और एक निवेशक निवेश को तब तक कम करता चला जाएगा जब तक कि MEC बढ़ करके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर ना हो जाए, यानी संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो निवेश मांग वक्र जो होता है संतुलन के विभिन्न बिंदुओं को दिखाता है, जिन बिंदुओं के ऊपर जो निवेश का वो स्तर होता है जहाँ पर MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बराबर होते हैं। अब हम इसी चीज़ को डायग्राम के द्वारा देखते हैं। इसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट लिया है OX अक्ष के ऊपर और OY अक्ष के ऊपर हमने MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। सबसे पहले आप देखिए ये हमारे पास में जो लाइन है ये दिखा रही है कि भी MEC है वो 10% और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 10% है। ये दोनों की जो है बराबरी को दिखाती है। इस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करता है वो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है। अब दूसरी अवस्था में आप देखिए जब MEC गिर करके 9% हो जाती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके इक्वल है, क्योंकि हमें देखते हैं कि भी निवेश मांग वक्र है वो MEC और ब्याज की दर की समानता को दिखाता है। तो यहाँ पर MEC भी 9% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 9% है। तो इस अवस्था के अंदर जो है एक व्यक्ति जो है इन्वेस्टमेंट 200 रुपये करता है। इसी प्रकार से जब ब्याज की दर और कम हो जाती है 8%, तो ऐसी अवस्था के अंदर एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा और उसके अंदर जो है MEC है वो भी कम होकर के 8% हो जाएगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर अगर हम और आगे चलेंगे तो ये डायग्राम इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। और अब हम इन्हीं संतुलन के जब सभी बिंदुओं को मिलाते हैं, यानी 10% वाले को, 9% वाले संतुलन बिंदु को और 8% वाले संतुलन के बिंदु को, तो इन सभी संतुलन के बिंदुओं को मिलाते हुए हमारे पास में जो रेखा आती है उसी को हम जो है वो निवेश मांग वक्र कहते हैं। तो इसमें आप देखिए I जो है वो निवेश मांग वक्र है। इसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC जो वो इक्वल है। तो इसके साथ अपना जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक यू।